हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। और आप सभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम मस्त एकदम स्वस्थ अपने एग्जाम की तैयारियों के अंदर आप लगे हुए होंगे। और ये जो लेक्चर्स मैं इस YouTube चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ एक सीक्वेंस के अंदर, इसका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और एक बार फिर से हर लेक्चर के अंदर बताता हूँ, इस लेक्चर के अंदर भी बता देता हूँ कि इन लेक्चर्स का मकसद क्या है, आप लोगों को फिजिक्स सिखाना। तो सर फिजिक्स तो हमें और किसी जगह से भी समझ में आ जाती है, अब तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी एक मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। और मेन प्रॉब्लम है कि सर फिजिक्स समझने के बाद में जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड, डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग आपको मेरे इन लेक्चर्स के अंदर देखने को मिलेगी। और उनका जो प्राइम फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाना है। मतलब हर कॉन्सेप्ट को कब किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसके ऊपर बहुत पिन पॉइंटेड फोकस रहेगा। और इसका एक और फायदा हमें ये होगा कि हम बहुत कम समय के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं टारगेट कर रहा हूं कि दिसंबर एंड तक हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा थ्रू दीज लेक्चर्स। तो आप इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हो। और आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 7, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए हमारा खत्म हो चुका है, पार्ट बी में हम लोग मेनली रोटेशन और रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कहाँ से आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, कैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो आपको दे रखा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट अ गिवन एक्सिस। और जो रेगुलर शेप्ड बॉडीज हैं उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब वहां से थोड़ा आगे चलते हैं, और आज का जो लेक्चर है उसके ऊपर मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट और जेईई मेंस के अंदर, 100%। तो आज का लेक्चर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, कॉपी पेन साथ में होने चाहिए, पूरा फोकस के साथ में देखना है, काफी अच्छी अच्छी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हम लोग दो थ्योरम्स, एक कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक कहलाती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट एंड ट्रंकेटेड बॉडीज, है ना। और देन आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन। और ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट है ये फिर आगे रोटेशन और रोलिंग के अंदर हमारी काफी ज्यादा मदद करेगा। ऑब्वियसली आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको ढेर सारे वर्कड आउट एग्जांपल्स मिलेंगे, मैं बिना एग्जांपल्स के किसी भी चीज को नहीं छोड़ता, थ्रू एग्जांपल्स में चीजों को सिखाने के अंदर विश्वास रखता हूं, ठीक है। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो लेक्चर्स तो यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं, बट सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, डीपीपीज कहाँ पर मिलेंगी, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो YouTube के ऊपर तो लिमिटेशन है, मैं सिर्फ लेक्चर ही डाल सकता हूँ। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें जो कि नीट की प्रिपरेशन मेरे साथ में करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको एक बहुत अच्छे क्रम में मिल जाएगी मेरी इस वेबसाइट के ऊपर www.physicsman.in। इस वेबसाइट को एक बार जरूर चेकआउट करना, मे बी इट इज द सॉल्यूशन जो कि आप ढूंढ रहे हो सकता है आपको इधर उधर भटकने के बाद में जिस पर्टिकुलर प्लेस की तलाश थी वो प्लेस आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाए। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वेबसाइट, ठीक है। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, ठीक। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं कि सर हमें आपने बहुत सारी रेगुलर शेप्ड बॉडीज जो हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, उनकी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, लेकिन अगर किसी और एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने सर हमें रिंग का, ठीक है, ये एक रिंग है और इस रिंग का मास आपको दे रखा है कैपिटल एम और रेडियस दे रखी है आपको कैपिटल आर। तो आपने तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, इसके अबाउट, ठीक है, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास होती है। आपने तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था
कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसका m इंटू आर स्क्वायर होता है, ये होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब अगर कोई हमसे डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, अगर कोई हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे अगर रोटेट किया जा रहा हो इस बॉडी को, या फिर आप z एक्सिस भी ले सकते हो, ये भी इसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछ ले, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मान लो ये बॉडी रोटेट हो रही हो, तो ये हम कैसे निकालेंगे? आपने तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया। ये जो डायमेट्रिक एक्सिस है, ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन बॉडीज। ठीक है, तो प्लेन कह लो या फिर 2D कह लो, ठीक है, सिर्फ इन्हीं बॉडीज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है। आप 3 डायमेंशनल बॉडीज के ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो एक तो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, तो रिंग जो है वो तो एक प्लेन बॉडी है, एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो इसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जैसा कि इसका नाम है, इसमें 3 एक्सिस होती है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, 3 एक्सिस होती है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसमें हमें 3 एक्सिस लेनी है। ठीक है, और खासियत क्या होगी इन तीनों एक्सिस की? ये जो तीनों एक्सिस है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब इन तीनों में से भी 2 एक्सिस जो हैं वो तो बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए, तो इन 3 एक्सिस में से भी 2 एक्सिस जो हैं, ठीक है, 2 एक्सिस जो हैं इन प्लेन ऑफ बॉडी, इन प्लेन ऑफ बॉडी होनी चाहिए, बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए। जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है उसी प्लेन में आपकी 2 एक्सिस होनी चाहिए। और जो बाकी तीसरी बच गई, जो थर्ड एक्सिस बच गई आपकी, ठीक है, जो थर्ड एक्सिस यहां पर बच गई, शुड बी इन या शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जब भी आपको कोई 2 डायमेंशनल बॉडी दिखाई देगी तो सबसे पहले तो संभावना जगेगी कि हम उसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और जब भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें 3 एक्सिस यूज करनी पड़ेगी। 2 बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और तीसरी उन दोनों के ही प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसा आपको इस एग्जाम्पल में नजर आ रहा है। इस एग्जाम्पल में ये वाली जो एक्सिस है ये बॉडी के प्लेन में है, ये वाली जो एक्सिस है ये भी बॉडी के प्लेन में है, और ये जो तीसरी एक्सिस है ये बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है इसका नाम हमने रख दिया एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्स। ये जो एक्सिस है इसका नाम हमने रख दिया वाई एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई वाई। और ये जो एक्सिस है इनके परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इसका नाम हमने रख दिया आई जेड। तो हमारी रिक्वायरमेंट यहां पर पूरी हो रही है, हमें 3 एक्सिस चाहिए, 2 बॉडी के प्लेन में, 1 बॉडी के परपेंडिकुलर, हमें यहां पर मिल गई। ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया, रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब थ्योरम क्या कहती है? ठीक है, तो जैसे इस एग्जाम्पल का अगर मैं कॉन्टेक्स्ट लूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन में है वो तो कौन कौन सी है, आई एक्स एंड आई वाई है। कॉन्टेक्स्ट कौन सा लिया है मैंने, ये वाला लिया है ना। और जो बॉडी के परपेंडिकुलर है वो कौन सी एक्सिस है, आई जेड है।
अब हमारी थ्योरम क्या कहना चाहती है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो बॉडी के प्लेन की परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इन प्लेन ऑफ बॉडी। जो बॉडी के प्लेन में है ना दोनों एक्सिस, उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के बराबर हो जाएगा आपका जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है हमारी थ्योरम। और अब हम किसी भी 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर यूज करना चाहें तो हम देखेंगे ये वाली एक्सिस जो है ये भी डायमेट्रिक एक्सिस है, तो आई एक्स की जो वैल्यू है उसको भी हमने आई रख दिया जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ये जो वाई एक्सिस है ये भी आपकी डायमेट्रिक एक्सिस है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी सेम हो जाएगा, तो इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, आई रख दिया। ये भी हमें फाइंड आउट करना है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता ही है। तो हम यहां पर अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आई जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं, एम आर स्क्वायर रख सकते हैं। आई एक्स की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, आई एक्स की जगह हम लोग रख सकते हैं यहां पर सिंपली आई जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और आई वाई की जगह भी हम रख सकते हैं सिंपली आई जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से आपने देखा ट्वाइस ऑफ आई एम आर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ आई, तो आई जो होगा वो हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमने रिंग की जो डायमेट्रिक एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। हमें पता पड़ गया कि इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। तो हमें तो एक ही एक्सिस के अबाउट याद रखनी है, बाकी 2 एक्सिस के अबाउट हमने किसकी मदद से निकाल लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से इस रिजल्ट को निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से हमें क्लियरली समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज कब करना है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज कैसे करना है। दोनों चीजें सीख ली, अब आप तैयार हो इस हथियार को यूज करने के लिए। तो मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखो आप ऐसा लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्क का एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्क का। ठीक है, तो अब की बार आपको एक डिस्क दे रखी है, तो ये हो गई आपकी एक डिस्क, ठीक, और इस डिस्क का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। किसके अबाउट गिवन है, इसके सेंटर से पास होने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। कितना होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगी हमारी आई जेड, और ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ इसकी ये वाली जो एक्सिस है, ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो डायमेट्रिक एक्सिस है, ठीक है, या फिर डायमेट्रिक एक्सिस ऐसे भी बनाई जा सकती है कि बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आई एक्स है ये भी डायमेट्रिक एक्सिस है, इसकी जगह भी हम आई लिख सकते हैं, और जो आई वाई है ये भी डायमेट्रिक एक्सिस है, इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो क्या यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, देखते हैं अपन। सर क्या ये बॉडी 2 डायमेंशनल बॉडी है, हाँ बिल्कुल प्लेन बॉडी है। क्या इसके अंदर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या उनमें से 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन में है, बिल्कुल सर 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन में है। और क्या तीसरी एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सर तीसरी एक्सिस यहां पर बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। परफेक्ट कैंडिडेट टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहां पर अपन लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर अब हम आई जेड की जगह तो लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आई एक्स की जगह रख सकते हैं आई वाई की जगह रख सकते हैं आई,
टोटल मिला के हो जाएगा 2i, और यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी कितनी, mr² डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें पता चल गया कि डिस्क की जो डायमेट्रिक एक्सिस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। आसान है। तो ये हमारा एक नया हथियार हमें यहाँ पर मिल चुका है, और अब हम थोड़ा सा और हिम्मत वाले बन चुके हैं, किसी और एक्सिस के अबाउट भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका mr² डिवाइडेड बाय 4, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका mr² डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके के काम आप लोग कर सकते हो अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, आपको क्या दे रखी है, एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है इस तरीके की। ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, इसका ये वाला जो साइड है ये तो कितना है, तो ये तो हो गया इसका लेंथ, ठीक है, और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। ऐसे आपको ये दो इसकी साइड्स दे रखी है, और ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब पूरी की पूरी शीट है इस तरीके की। ठीक, अब आपको कह रखा है कि इसके सेंटर से, तो सेंटर मतलब यहां पर होगा इसका सेंटर, तो इसके सेंटर से पास करवानी है हमें एक एक्सिस। तो ये वाली जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से तो पास हो रही है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। सेंटर से तो पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके अबाउट, तो देखो आप अगर नोटिस करोगे ना, तो ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब आप बोलोगे सर हमें तो नहीं पता, आप कैसे बोल रहे हो कि इसके अबाउट हमें पता है, बताऊंगा मैं अभी आपको। और इसी तरीके से ये जो एक्सिस है जो कि लेंथ को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है, इसके अबाउट भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। जो लेंथ को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है इसके अबाउट भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। आप बोलोगे सर हमें तो नहीं पता, आप बोले जा रहे हो पता है पता है पता है, तो बताओ देखिए कहां से पता है। तो देखो आप नोटिस करो कि जब भी आप किसी रॉड को हाफ हाफ डिवाइड करते हो, ठीक है, तो किसी रॉड को हाफ डिवाइड करने पर जो एक्सिस बनती है उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। कितना, मास इनटू जिस भी लेंथ को आपने आधा डिवाइड किया है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। होता है या नहीं होता ही, ml² डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये वाली जो एक्सिस है ये लेंथ को क्या कर रही है, आधा आधा डिवाइड कर रही है। मतलब इस तरीके की आपकी शीट हो गई, ये इसकी लेंथ है, तो एक एक्सिस हो गई जो कि इसकी लेंथ को क्या कर रही है, आधा आधा डिवाइड कर रही है। तो ये जो शीट है ये किसकी तरह वर्क कर रही है, रॉड की तरह वर्क कर रही है, और उस रॉड को एक एक्सिस जो है वो आधा आधा डिवाइड कर रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है। लेंथ को आधा आधा डिवाइड कर रही है, लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो क्या हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो अब आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप बिल्कुल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी बार ब्रेड्थ को आधा आधा डिवाइड कर रही है और ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा आपका m इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। और हमें किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रहा है या नहीं लग रहा। पहली शर्त, क्या हमारी बॉडी एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, एक प्लेन बॉडी है। आप बोलोगे यस सर बॉडी तो 2 डायमेंशनल है, प्लेन बॉडी है। दूसरी शर्त, क्या यहां पर 3 एक्सिस इन्वॉल्व है। आप बोलोगे हाँ सर 3 एक्सिस इन्वॉल्व है। क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिल्कुल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या तीनों में से 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन में है। आप बोलोगे यस सर बॉडी के प्लेन में है।
और क्या तीसरा वाला बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सारी शर्तें हमारी यहां पर पूरी हो रही है। तो यहां पर अगर अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहेगी कि जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी के प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहां पर m डिवाइडेड बाय 12, ये तो कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये सब चीजें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार ये तो हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको तलाश रहेगी ऐसे एग्जाम्पल्स की जिनमें आपको 2 डायमेंशनल बॉडी मिल रही हो, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मिल रहे हो और आपको मौका मिले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने का। ठीक है, मिलेगा, खूब मिलेगा, चिंता मत करो, भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हमारी दूसरी थ्योरम के बारे में, एंड इट इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फिर से अपन एग्जाम्पल लेते हैं किसका, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं अपन रिंग का। तो यहां पर वापस से मैं एक यूनिफॉर्म रिंग ले लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरी एक यूनिफॉर्म रिंग हो गई। ठीक है, और अब ये जो यूनिफॉर्म रिंग है इसके सेंटर ऑफ मास या इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये है एम आर स्क्वायर। क्योंकि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो इसका नाम मैंने रख दिया आई सी एम। सी एम का मतलब है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो मुझे पता है। अब मुझे ये जो एक्सिस है जो कि इसको टच कर रही है और स्टिल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसकी बाउंड्री से गुजर रही है और स्टिल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो बताओ कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो पहले तो ये देखो कि यार ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का केस नहीं है, क्योंकि यहां पर जो दो एक्सिस इन्वॉल्व है, पहली बात तो 3 एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, वहीं फेल हो गया। बट चलो ठीक है, जो दो एक्सिस इन्वॉल्व है वो भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, अब की बार वो आपस में पैरेलल है। तो ये किस चीज का हिंट हो जाएगा, कौन सी थ्योरम यहां पर वर्क करेगी, यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम वर्क करेगी। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में आपको पहली चीज जो कि ध्यान में रखनी है वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज, भले 2 डायमेंशनल बॉडी हो भले 3 डायमेंशनल बॉडी हो, सभी के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल है। चलो यार, इसकी एक अच्छी बात ये है। ठीक है, दूसरी चीज जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर आपको 2 एक्सिस चाहिए, 2 पैरेलल एक्सिस चाहिए। ठीक है, 2 पैरेलल एक्सिस चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। अच्छा, दोनों आपस में पैरेलल है और दोनों में से कोई सी एक जो है ना वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। ठीक है, वन ऑफ देम शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन कि आपको 2 पैरेलल एक्सिस चाहिए और दूसरी कंडीशन कि उनमें से कोई सी एक 100% कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। थ्योरम क्या कहना चाहती है वो मैं आपको बता देता हूं, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। थ्योरम ये कहना चाहती है कि जो पैरेलल एक्सिस है, भाई एक एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और एक एक्सिस उसके पैरेलल है, तो जो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस का स्क्वायर। तो यहां पर जो d है वो क्या है, यहां पर जो d है वो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। ये जो दो पैरेलल एक्सिस आपको दे रखी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थ्योरम। चलो इसको अपन अप्लाई करते हैं हमारे इस वाले एग्जांपल के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या हमारे पास में यहाँ पर दो पैरेलल एक्सिस हैं, तो आपने बोला हाँ सर हमारे पास में दो पैरेलल एक्सिस है। क्या उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है, आपने बोला हाँ सर एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो क्या यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल सर बिल्कुल किया जा सकता है। क्या कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब mr²। ठीक है, प्लस यहां पर जो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस खुद किसके बराबर हो गई, रेडियस r के बराबर हो गई। तो जो दूसरी टर्म होगी वो भी कितनी हो जाएगी, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इटसेल्फ इज r। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ mr²। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mr² हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही देखो, आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, राइट, कितना होता है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr² डिवाइडेड बाय 2 होता है, आधा हो जाता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी बाउंड्री से और इसके टेंजेंशियल एक्सिस जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो अब की बार आप फिर देखो कि फिर से हमारी दो एक्सिस इन्वॉल्व है, बिल्कुल सर दो एक्सिस इन्वॉल्व है। दो में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बिल्कुल सर एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो जो पैरेलल एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब mr² डिवाइडेड बाय 2। भाई ये अब की बार इसके पैरेलल है ना, तो ये बन जाएगा हमारा ICM प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी m, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है r। तो यहां पर भी डिस्टेंस की जगह r रख दिया, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू mr²। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3/2 mr² हो जाता है। आया सबको समझ में। तो अब देखो रिंग की हर एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ गया। भाई तुम सेंटर से गुजार के परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो, उसके अबाउट पता पड़ गया। तुम डायमेट्रिक एक्सिस ले लो, उसके अबाउट पता पड़ गया। तुम बाउंड्री से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो, उसके अबाउट पता पड़ गया। तुम बाउंड्री से गुजरने वाली प्लेन के अंदर एक्सिस ले लो, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ गया। हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ गया। फाइनली सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट के सहारे हमने निकाला है, एक रिजल्ट के सहारे हमने ये सारे के सारे रिजल्ट निकाले। तो ये जो एग्जाम्पल है आई होप ये आपको काफी अच्छे से सिखा दे रहा है कि कैसे हम लोग इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक आध एग्जाम्पल आपको और बताता हूं, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, यहाँ पर रॉड का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर से गुजरने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM, ये हो जाएगा m इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, पता है मुझे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसके एक एंड से, ये वाला एंड जो है,
इस एंड से गुजरने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट। तो यहां पर हमने देखा कि दो एक्सिस इन्वॉल्व है, दोनों आपस में पैरेलल है, एक सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, मतलब परफेक्ट कैंडिडेट टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ml² डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, प्लस यहां पर जो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो जाएगी, लेंथ का हाफ। तो जो दूसरी टर्म होती थी वो होती थी टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L² डिवाइडेड बाय 4। तो आप एलसीएम लोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 12, तो आ जाएगा आपका एलसीएम, तो इधर तो आ जाएगा आपका ml² और इधर आ जाएगा आपका 3ml²। तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4ml² डिवाइडेड बाय 12, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, तो फाइनली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 3। ये आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे, आप आसानी से इस तरीके के एग्जाम्पल्स के अंदर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसका एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। चलो पहले तो दो सिंपल से केस और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं डिस्क का केस ले लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, कि एक आपकी यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, तो ये आपकी यूनिफॉर्म डिस्क हो गई, ठीक। और इस डिस्क के सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² डिवाइडेड बाय 2। तो कोई पूछे कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो कि इसके पैरेलल है और इसकी बाउंड्री से गुजर रही है। तो यहां पर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करोगे तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब mr² डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर d खुद किसके इक्वल है, यहाँ पर d खुद r के इक्वल है, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r²। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 mr²। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका 3/2 mr²। ऐसे ही आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² डिवाइडेड बाय 4। जो सेंटर वाली एक्सिस है उसका आधा, ये हमने निकाला था अभी अभी पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो इसके पैरेलल एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जो है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट अगर आपसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, तो अब की बार ये वाली एक्सिस बन जाएगी हमारी ICM, मतलब इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली। तो ICM मतलब mr² डिवाइडेड बाय 4 प्लस टोटल मास, और डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है तो डिस्टेंस की जगह रख दिया रेडियस। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 4 mr²। इस तरीके से आप डिस्क के भी अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक। और आगे देखो आप एग्जांपल के तौर पर आप हॉलो स्फीयर ले लो। तो जो हॉलो स्फीयर होता है, ये आपका हॉलो स्फीयर है, तो इसकी जो डायमेट्रिक एक्सिस होती है वो हमेशा कहां से पास होगी, वो हमेशा सेंटर से पास होगी। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आपने याद करवाया था कितना होता है, 2/3 mr², ठीक है, ये होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसकी टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा,
तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा ICM, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 2/3 mr² प्लस टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस खुद किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो रेडियस का कर दिया आपने स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3mr², इतना आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हो सॉलिड स्फीयर का, कि ये आपको एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, तो इसको भर देते हैं। तो ये हो गया आपका एक सॉलिड स्फीयर, और इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो एक्सिस है, ठीक है, या इसकी जो डायमेट्रिक एक्सिस है, और वो कहीं से भी गुजारो आप, ठीक है ना, कैसी भी डायमेट्रिक एक्सिस ले सकते हो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, 2 डिवाइडेड बाय 5 mr² होता है, 2 डिवाइडेड बाय 5 mr²। तो अब इसकी जो टेंजेंशियल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 2/5 mr² प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि r के बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 mr²। इतना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का। तो ऐसे ढेरों केसेस हैं, ढेरों केसेस हैं जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों एक्सिस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका और भी अच्छा यूज है, जैसे इसका एक यूज आपको मैं और बताता हूँ, मेरे को शायद पेज ऐड करना पड़ेगा, रुक जाओ एक बार के लिए। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, एक पेज में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, भाई साहब पेज ऐड करवाओ, ठीक है। तो इसका एक और इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। मान लो आपको क्या दे रखा है, आपको एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है, ये आपको एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये आपको एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है। अब हॉलो सिलेंडर किसकी तरह बिहेव करता है, रिंग की तरह बिहेव करता है। कब, जब आप उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट उसको देखते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो इसकी मेन एक्सिस है, इसके अबाउट, तो इसके अबाउट तो ये रिंग की ही तरह बिहेव करता है, मैंने बताया था। और इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना हो जाता है, m×r² हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, सेंटर से पास हो रही है, और साथ ही साथ में इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ में इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कैसे करोगे। तो आप बोलोगे कि सर अब की बार ऐसा ही तो हो रहा है ना, कि लेंथ को हमने परपेंडिकुलरली आधा आधा डिवाइड किया है, लेंथ को हमने परपेंडिकुलरली आधा आधा क्या किया है, डिवाइड किया है, ये तो किया है हमने। तो अब अगर हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेंडर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रॉड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रॉड की तरह बिहेव कर रहा है। और रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, और इसकी लेंथ को हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट l/2 है, और ये वाला पार्ट भी आपका क्या है, l/2 है। ऐसे हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये तो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, आपकी बार एक रॉड की तरह बिहेव करने लग गया। तो यहाँ पर रॉड का ही फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तुम कैसे निकालोगे, रॉड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, m × l² डिवाइडेड बाय
12 m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये तो आ गया आपका रॉड वाला हिस्सा। अब साथ ही साथ में आप ये भी देख रहे हो कि यहां पर जो रिंग बन रही है भाई, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन लोगे तो ऐसी एक रिंग बन रही होगी ना यहां पर। तो ये उस रिंग का डायामेट्रिक एक्सिस भी है, उस रिंग का डायामेट्रिक एक्सिस है, तो वो वाला पार्ट भी यहां पर आना चाहिए। तो रिंग के डायामेट्रिक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ऐसे थोड़ा दिमाग लगा सकते हो और इस तरीके से सिलेंडर के इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। सेम दिमाग अगर तुम यहां पर लगाओ कि सर अगर इस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, इसके अबाउट जो कि इसके एक एंड से पास हो रहा है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, अगर हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या होगा। तो वही देखो कि अगर आप लेंथ के रिस्पेक्ट में देखते हो तो एक रॉड बन गई और रॉड के एक एंड से एक्सिस पास हो रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, m इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, अभी अभी हमने निकाला था। और अगर आप इसको रिंग के रेस्पेक्ट में देखते हो तो ये रिंग का डायमेट्रिक एक्सिस हो गया और रिंग के डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ऐसे आप इन दोनों एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका हॉलो सिलेंडर। ये जो एग्जाम्पल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये हॉलो सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस बन गया हमारा, है ना, थोड़ा जुगाड़ वाला तरीका बन गया याद करने के लिए। और इसी तरीके से आप सॉलिड सिलेंडर जो है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। और ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, कि ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, तो दिस वन इज योर सॉलिड सिलेंडर, लेंथ इसकी L हो गई और रेडियस इसकी कितनी हो गई, ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है। तो ऐसे इसको भर देते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जो डिफॉल्ट एक्सिस है, इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है सर ये डिस्क की तरह बिहेव करता है, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताना है कि इसके सेंटर से पास होने वाला और इसके सेंटर से पास होने वाला और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। और आपको बताना है इसके एक एंड से पास होने वाला और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, आप एक और टास्क कर सकते हो, आप ये भी फिगर आउट कर सकते हो कि क्या वाकई इन दोनों एक्सिस के ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही। कैसे करोगे भाई, आपको सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला एक्सिस मिल गया, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये तो बन गया ICM। अब आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप इसमें क्या ऐड कर दोगे, मास इनटू जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है आपका L/2, तो इसमें आप ऐड कर दोगे मास इंटू L/2 का स्क्वायर, और जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बाकी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको आंसर जो है वो PDF के अंदर मिल जाएगा, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, मैं कमेंट्स के अंदर भी आपको वेरीफाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। बट बच्चे कमेंट्स करते नहीं है क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं है यहाँ तक, तो एक अलग बात है। जो सीरियस बच्चे वेबसाइट के ऊपर पढ़ रहे हैं वो इसको एक बार ज़रूर करना, ठीक। तो ये चीज़ भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब देखो ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, अब हम कंप्लीटली तैयार हैं हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए, वी आर कंप्लीटली रेडी, ठीक है। अब मैं कुछ मूल मंत्र आपको और बता देता हूं कि सर हमने ये जो रिजिड बॉडीज है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकाला, क्योंकि अब अगर हमें कोई कंपोजिट बॉडी दी जाएगी और उस कंपोजिट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर अलग अलग बॉडीज का उन सबको ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो हमें कंपोजिट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ जाएगा। ट्रंकेटेड बॉडी में क्या होगा, आपने बॉडी ली है और उसमें से कुछ हिस्सा बाहर निकाल रखा है, तो आप क्या करोगे, कंप्लीट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो रिमूव्ड बॉडी है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देना। तो खेल खेला जा सकता है, अब जस्ट प्लस प्लस माइनस का केस है। तो अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू सिखाता हूं कि ये जो हमने पढ़ा है ये रिजल्ट्स हमारे कैसे काम आने वाले हैं। चलो देखते हैं, बना जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 आपको रिंग्स दे रखी है, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड दैट दे टच ईच अदर एज शोन इन फिगर। फिगर में दे ही रखा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस o डैश। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब देखो कितना आसान है, जो आपकी पहली रिंग है, ये वाली जो रिंग है, इसके लिए तो ये वाला एक्सिस क्या बन गया, आपका डायामेट्रिक एक्सिस बन गया। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, इस वाली रिंग का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। आया ना समझ में। भाई रिंग का डायमीटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अगर मैं इस रिंग को देखूं तो ये जो एक्सिस है ये आपकी टेंजेंशियल एक्सिस हो गई, और टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, हमने निकाला था 3/2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो है ही है डायमीटर, और उसमें हम एम आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो भी हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो हमारा जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा पूरे के पूरे सिस्टम का, हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस 3/2 एम आर स्क्वायर इनको ऐड कर दिया। तो 3/2 तो कितने हो गए, 3 हो गए, और 3 प्लस हाफ करोगे तो 3.5 या 7/2 भी लिख सकते हो आप। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2 एम आर स्क्वायर। दिस वुड बी योर आंसर, 7/2 एम आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। कितना आसान है कंपोजिट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, देख रहे हो आप। आगे चलते हैं, अब ये ट्रंकेटेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। देखो, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ये आपकी एक डिस्क है, ठीक है, ये आपकी एक डिस्क है, ये हो गया इसका सेंटर। अब इसका कुछ हिस्सा काट के अलग निकाल लिया गया है। जो हिस्सा काट के अलग निकाला गया है उसका खुद का डायमीटर कितना है, r, और उसकी रिम मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो कहां से पास हो रही है, सेंटर से। मतलब इस तरीके का हिस्सा जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये आपने काट के क्या कर लिया, इसका ये वाला हिस्सा काट के अलग निकाल लिया। तो सिर्फ कौन सा पोर्शन बच रहा है आपका, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच रहा है आपका, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच रहा है, ठीक इस तरीके से। और अब आपसे पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। इस एक्सिस से, इस सेंटर से पास होने वाली ये वाली जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, ठीक है, तो जब हमारी जो ये डिस्क थी, जब ये कंप्लीट थी, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, तो I कंप्लीट डिस्क कितना था, तो आप बोलोगे सर डिस्क का सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये हमारी
कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। ये था हमारी कंप्लीट डिस्क का, जब इसका मास m था, रेडियस r थी और ये पूरी कंप्लीट थी। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ये जो रिमूव्ड डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क निकालते हैं। मास, भाई मास चाहिए होगा ना हमें, मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क हम लोग निकालते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मास चाहिए होता है। तो जो इसका मास होगा, इस वाले पार्ट का जो मास होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका नाम मैं रख देता हूं m डैश। हम कैसे निकालते हैं, भाई जो भी आपका टोटल मास है, ये रहा आपका टोटल मास, इसको आप डिवाइड कर दो टोटल एरिया से। तो टोटल एरिया कितना है आपका, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आपको कितने पोर्शन का मास चाहिए, आपको इस पोर्शन का मास चाहिए, इस वाले का, और इसका एरिया कितना है, इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी r/2। भाई डायमीटर r है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2। तो आपको कितनी एरिया का मास चाहिए, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आपको इतने एरिया का मास चाहिए। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, m डिवाइडेड बाय 4 आ गई। पहली चीज तो हमारी ये आ गई। अब हम रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। नोटिस करो, जो डिस्क हमने रिमूव करी है, ये वाली एक्सिस उसके सेंटर से पास नहीं हो रही। कहां से पास हो रही है, बाउंड्री से, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमने देखा था कि डिस्क के बाउंड्री से गुजरने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 3/2mr² होता है। ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये जो एक्सिस दे रही है इसके अबाउट, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, 3/2, क्योंकि हम सेंटर के अबाउट नहीं, हम किसके अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं, बाउंड्री से गुजरने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी अभी मैंने सारे बताए थे, केसेस आप देख सकते हो। तो 3/2, मास हो जाएगा आपका m डैश, मास हो जाएगा आपका m डैश, और रेडियस हो जाएगी आपकी r/2 इसका स्क्वायर। 3/2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। m डैश की जगह अपन रख सकते हैं m डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और रेडियस का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 दूना 32, तो 3mr² डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हमें अगर रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रिमेनिंग पार्ट का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंप्लीट डिस्क है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, रिमूव्ड को। जो रिमूव्ड डिस्क है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग माइनस कर देंगे। चलो सबकी वैल्यू रखते हैं। तो यहां से आप देखोगे कि आपका जो आई रिमेनिंग आएगा, यहां पर जो आपका आई रिमेनिंग आएगा वो कितना आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाय 2, और जो रिमूव्ड है वो वाला पार्ट हो जाएगा कितना, 3mr² डिवाइडेड बाय 32। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया आपका एलसीएम, 32 आ गया आपका एलसीएम। तो यहाँ पर 16 mr² आ गया, 16 mr², और इधर आ गया माइनस 32, तो यूं का यूं ही है 3mr²। तो अल्टीमेटली जब सोल्व करोगे तो 16 में से 3 गया, तो 13mr² डिवाइडेड बाय 32, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इतना हमारा आंसर हो जाएगा, 13mr² डिवाइडेड बाय 32। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत केयरफुली करना है। हालांकि क्वेश्चन इज नॉट इन इटसेल्फ डिफिकल्ट, क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपका जो भी पहले कंप्लीट बॉडी था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसमें से माइनस कर देना है आपकी जो
रिमेनिंग बॉडी है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इतना सा काम करना है आपको, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार ये जरूर देख लेना कि मैंने कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना कर दी, है ना भाई। एक एक चीज आप ना कैलकुलेशन का एक एक स्टेप मेरा वेरीफाई करते चलना कि सबसे मैंने कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है, तो वो हो गया mr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेंटर से पास हो रही है। फिर मैंने मास ऑफ रिमूव डिस्क निकाला, तो टोटल मास को टोटल एरिया से डिवाइड किया, और हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई साहब, ठीक। तो m/4 आ गया यहाँ पर। और फिर मैंने रिमूव डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो सेंटर नहीं, बाउंड्री से पास होने वाली और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाला है। 3/2 mr² फॉर्मूला लगेगा। 3/2 मास हो गया m डैश, रेडियस हो गई r/2। तो थोड़ा केयरफुल होके कैलकुलेशन करना, एक एक स्टेप एक बार चेक कर लेना, कोई भी मिस्टेक हो तो उसको इम्प्रूव कर लेना। तो इस तरीके से आप ट्रंकेटेड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। कोई मतलब कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जितना ऑब्वियस रख सको ना चीजों को, उतना ऑब्वियस रखो। ठीक है, और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती है, जैसे ये देखो, दो यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, मास दोनों का m है, लेंथ दोनों की l है, फॉर्म अ क्रॉस, हमें दिख भी रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू CD एंड पासिंग थ्रू A। ठीक है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमें, CD के तो पैरेलल है और A से पास हो रही है, इसके अबाउट हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसके अबाउट हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो वही कंपोजिट बॉडी वाली प्रॉब्लम है। एक तो ये वाली रॉड हो गई, तो इस रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है और एक एंड से पास हो रही है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, m × l² डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अच्छा, इस रॉड को देखो, इस रॉड की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती, आप बोलते 0। क्यों? क्योंकि सर सारा का सारा मास ही एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, जो यहां से इसके सेंटर से गुजर रही है। सारा का सारा इस रॉड का जो मास है वो एक्सिस पर ही रखा हुआ है, डिस्टेंस 0 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 0। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 0। यहां से ये पैरेलल है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 प्लस मास ऑफ द बॉडी दैट इज स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, l/2, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी, और ये जो डिस्टेंस है l/2, इसका स्क्वायर मतलब l² डिवाइडेड बाय 4। ये ध्यान रखना, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करिए ना, कि भाई पहले इसका खुद का इससे ही गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जो कि 0 हो गया, क्योंकि सारा का सारा मास एक्सिस पर ही आ गया, तो ICM 0 हो गया। दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस l/2 है, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल लिया। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया ml²/3, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया ml² डिवाइडेड बाय 4। हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 3 प्लस ml² डिवाइडेड बाय 4। LCM आ गया आपका 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ml² और यहाँ पर आ जाएगा 3 ml²। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12 ml²। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। कितने आसान क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जस्ट फील करो इस चीज को, कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ यार इतना अच्छे से हमने सीखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कि अब कुछ बचा ही नहीं है हमारे लिए। इसको देखो, 3 आइडेंटिकल रॉड्स है, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द साइड्स। जैसे मान लो इस साइड के अबाउट रोटेशन होने लग जाए, इस साइड के अबाउट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो वही कंपोजिट बॉडी, तीनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो आप देखो कि जो ये वाली रॉड है ना, ये तो पूरी की पूरी एक्सिस के ऊपर है, मतलब मास की डिस्टेंस ही नहीं है कोई, पूरा का पूरा मास एक्सिस के ऊपर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। BC का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 0। अब इसको देखते हैं अपन AB को, तो आप बोलोगे सर AB जो रॉड है उसके एक एंड से पास हो रही है हमारी एक्सिस, बट परपेंडिकुलर नहीं है लेंथ के, तो
कोई बात नहीं, आप इस लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, ये वाला कंपोनेंट ले लो आप, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल 60 है, और इसका आपने कौन सा वाला कंपोनेंट ले लिया, आपने इस लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। क्योंकि आप जब भी डिस्टेंस लेते हो ना भाई, आप इस रॉड को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और हर पार्ट का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही लेते हो ना। तो हमने क्या करा, इस लेंथ की ही डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। बात तो वही रहेगी, बात तो वही रहेगी। तो यहां पर ये जो रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, उतना ही होगा जितना इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये 60 है, ठीक है। तो या तो ऐसे कर लो कि ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, या ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका L sin 60, और L sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाय 2L। तो आप या तो इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, या फिर आप इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, बात बराबर निकल के आएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ AB का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो BC का कंट्रीब्यूशन तो कितना हो गया, यहां पर 0 हो गया, बता ही चुका हूं। और अब आपको AB का कंट्रीब्यूशन पता चल गया, कितना हो जाएगा, ये वाली रॉड इसके एक एंड से पास हो रही है आपकी एक्सिस, और लेंथ के परपेंडिकुलर। अब तो इसके तो लेंथ के परपेंडिकुलर है ना, बट लेंथ कौन सी वाली लेनी है हमें, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये आ जाएगा आपका मास, तो मास हो गया स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का स्क्वायर, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय L का स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय 3, एंड डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका m L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। √3 का जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, 3 से। और इसी तरीके से आप IAC इसका कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। सिमिलरली कितना आ जाएगा, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ऐसे आपने तीनों रॉड्स का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। नई चीज आपने क्या सीखी कि अगर रॉड एक्सिस के परपेंडिकुलर ना हो तो रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम डिस्टेंसेस लेते हैं तो हम सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही लेते हैं, उन्हीं का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जाएगा BC का कंट्रीब्यूशन, AB का कंट्रीब्यूशन और AC का कंट्रीब्यूशन, सबको ऐड कर देते हैं। तो 0 प्लस ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपका ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस वुड बी योर आंसर, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, नई चीज आपको सिखा के जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक। चलो आगे चलते हैं। एक थिन रॉड है, लेंथ L है, मास M है, इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट इनटू 2 हाफ्स so that the angle between them is 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा आपने क्या कर दिया, ऐसा इस तरीके का एक जॉइंट बना दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये वाला हिस्सा भी लेंथ का हाफ हो गया और ये वाला हिस्सा भी लेंथ का हाफ हो गया, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमने रॉड को 90 डिग्री बेंड कर दिया। The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by the two halves। मतलब आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है सर, ये भी कंपोजिट बॉडी वाली प्रॉब्लम हो गई ना भाई। अब आपके पास में 2 रॉड हो गई, एक ये वाली रॉड हो गई तो इसके एंड से गुजर रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर है। एक ये रॉड हो गई, एंड से गुजर रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर है।
इसका मास भी m/2 हो गया, इसका मास भी m/2 हो गया। तो दोनों रॉड्स का मास पता है, दोनों रॉड्स की लेंथ पता है, और दोनों का गिवन एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो और फिर ऐड कर सकते हो। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो और खुद से इसका आंसर निकालो। दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आई होप आप आसानी से कर लोगे। अब अपन बात कर लेते हैं एक लास्ट चीज के बारे में, और फिर इसको अपन जब रोटेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि ये बहुत काम आएगी। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ये एक स्पेशल नंबर है, एक स्पेशल लेंथ है फॉर अ गिवन बॉडी। ठीक है, तो आप क्या करो, आप क्या करो, ठीक है, अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है, क्या निकालनी है? रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, दो चीजों पर डिपेंड करती है आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन। एक तो बॉडी की शेप पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है, और एक किस एक्सिस के अबाउट आप रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल रहे हो। तो मान लो आपने इसको ले लिया है k, मान लो ये कितनी है? k है। अब इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको क्या करना है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, और इसको किससे डिवाइड कर देना है? m से डिवाइड कर देना है, और इस पूरी की पूरी क्वांटिटी का आपको क्या कर देना है? रूट कर देना है। ये चीज आपको करनी है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। तो पहले तो अपन कुछ रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल के देखते हैं, ठीक है, और फिर मैं बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर मैं बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे मान लो ये आपकी एक डिस्क है, फॉर एन एग्जांपल ये आपकी एक रिंग है, रिंग ले लो पहले, ठीक है ना। तो रिंग आपने ले लिया, और ये रिंग की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? वो होता है I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग की रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी होगी, तो इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन k हो जाएगी कितनी? रूट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास m, m से m कट गया, तो सीधा सीधा किसके बराबर आ गई? r के बराबर आ गई। सीधा सीधा किसके बराबर आ गई? r के बराबर आ गई। वहीं पर मान लो मैंने इसकी जगह डिस्क ली होती, मैंने एक डिस्क ले ली, मान लो अब की बार ये रही मेरी एक डिस्क, ठीक है, और इस डिस्क का सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता ही है, ठीक है। तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो अब अगर कोई मुझे कहे कि बताओ इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा, इसके अबाउट k कितना होगा, तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? m से डिवाइड कर दूंगा, m से m चला गया, r आ गया बाहर, और 2 फंसा रह गया रूट के अंदर, तो r डिवाइडेड बाय रूट 2 इसका रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। तो अब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते कैसे हैं वो हमें आ गया। किसी का भी निकाल सकते हैं, रॉड का निकाल सकते हैं, सॉलिड स्फीयर का निकाल सकते हैं, सबका ले सकते हैं अपन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? जैसे मान लो अभी अपनों ने रेडियस ऑफ जायरेशन निकाली r बाय रूट टू, r बाय रूट टू। तो अगर मैं क्या करूं, मैं यही एक्सिस लेता हूं, देखो मैंने यही वाली एक्सिस ले ली, यही वाली एक्सिस ले ली, ठीक है, यही एक्सिस है, इसी एक्सिस को मैंने दोबारा से ड्रॉ कर दिया। और ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी को
मैंने रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट मास से। तो ये जो बॉडी है इट इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट मास। ठीक है, और जब मैंने इस बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस किया, और कितनी डिस्टेंस पर रखना चाहिए मुझे ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिल जाए, तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है। कि अगर मैं इस एक्सिस को एज इट इज यहां पर ले लूंगा, इस बॉडी को पॉइंट मास से रिप्लेस कर दूंगा, और उस पॉइंट मास को रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर डिस्टेंस पर रख दूंगा, तो यहां से कितने डिस्टेंस पर रख दूंगा मैं, यहां से मैं अब की बार r डिवाइडेड बाय √2 डिस्टेंस पर रख दूंगा। मेरी डिस्क को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया। और फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं, फिर मैं इसको यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। तो आप देखोगे कि मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मुझे सेम मिलेगा। देखो कैसे, मास कितना है इसका m, और इस मास की डिस्टेंस कितनी है r/√2, r/√2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली I कितना आ जाएगा मेरा, mr² डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है जितनी डिस्टेंस पर एक्सिस से आपको बॉडी को रिप्लेस कर देना है पॉइंट मास के द्वारा। तो इसका आप यूज कर सकते हो कि कभी भी किसी भी बॉडी को आप पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, और कितनी डिस्टेंस पर रख सकते हो एक्सिस से, रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर डिस्टेंस पर रख सकते हो। सिचुएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेम मिलेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। इसके अलावा रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले लिखते हैं, और हमारे लिए इनफैक्ट k² / r² जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वांटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, k² / r²। इसकी वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। तो इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू आप ध्यान रख सकते हो, जैसे रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर। ठीक है, और मैं सारी प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं। इसके लिए अगर आप इसकी वैल्यू ध्यान रखोगे तो k² / r² कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी बहुत काम आने वाली है, देखना आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फिर आप डिस्क ले लो या फिर सॉलिड सिलेंडर ले लो, इसके लिए कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए k² / r² कितना हो जाएगा, निकाल के देख लेना, 1/2 हो जाएगा भाई। k² / r² कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर आगे चलो, अगर आप हॉलो स्फीयर लेते हो, हॉलो स्फीयर लेते हो तो इसका k² / r² कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और अंत में अगर आप सॉलिड स्फीयर लेते हो, सॉलिड स्फीयर अगर आप लेते हो, तो इसका जो k² / r² है वो हो जाएगा आपका 2/5। तो ये वैल्यूज हमारे बहुत काम आने वाली। 1 तो 1 है ही, 1/2 को अपन लिख सकते हैं 0.5, 2/3 को अपन लिख सकते हैं 0.6, और 2/5 को अपन लिख सकते हैं 0.4। तो ऑर्डर भी ध्यान रख लेना है कि सबसे कम किसके लिए है k² / r², सॉलिड स्फीयर के लिए। तो इसके लिए हो जाएगा सबसे कम, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसके लिए है, रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए, ये हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा। चाहो तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर भी ध्यान रख सकते हो, सबसे ज्यादा, फिर हॉलो स्फीयर थोड़ा सा कम, फिर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर उससे कम, और सबसे कम कौन आ गया, सॉलिड स्फीयर। तो ये ऑर्डर आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सो दिस इज माय फ्रेंड रेडियस ऑफ जायरेशन एंड द कंप्लीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप पिछले ये वाला लेक्चर और पिछला जो लेक्चर था उसमें आपको अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बेहतरीन समझ में आ गया होगा कि आप सारे होमवर्क के क्वेश्चन भी कर लोगे
और जो वेबसाइट के ऊपर डीपीपी आपको अवेलेबल होगी उस डीपीपी के क्वेश्चंस भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल के लिए तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से अलविदा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।